Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. Now it's the turn to have a one-shot explanation of the last chapter, that is international trade. अब ट्रेड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि हमने टर्शरी एक्टिविटीज में ट्रेड को बहुत ही अच्छे से जान लिया है दैट ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम थ्रू दिस पैराग्राफ थोड़े से प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ बताया है ट्रेड की बेसिक डेफिनेशन कि ट्रेड का मतलब होता है वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा फीचर ट्रेड का ये है कि टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि सेल करे और एक ऐसा इंसान जो कि चीजों को बाय करे, इन दोनों के बीच में हो सकती है ट्रेड। सो दो पार्टीज एटलीस्ट ट्रेड के लिए जरूरी होती हैं। अगली चीज ये है कि जो ट्रेड है ना, अपने नेचर की वजह से कि एक इंसान सेल करेगा एक इंसान बाय करेगा, जो इंसान चीज को बेच रहा है उसकी जरूरत है चीज को बेचना एंड हैविंग मनी। जो इंसान चीज को खरीद रहा है उसकी नेसेसिटी है वो चीज। तो इसी नेचर की वजह से ट्रेड को कहा जाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल, मतलब दोनों ही पार्टीज के लिए ट्रेड एट सम सेंस बेनिफिशियल प्रूव होती है। आगे बताया गया है कि ट्रेड जो है दो लेवल्स पर कंडक्ट की जाती है, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल। अक्रॉस द बाउंड्रीज, अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स जाकर जो ट्रेड होती है वो होगी इंटरनेशनल, वेराज दूसरी ट्रेड को कहते हैं नेशनल ट्रेड। यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर मनी का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, गुड्स डायरेक्ट एक्सचेंज किए जाते हैं गुड्स के लिए, या फिर गुड्स के लिए अपनी आप सर्विसेज भी दे सकते हो। अब ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब देखो आज के टाइम पर हम मनी यूज कर रहे हैं, अब बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पर ये होता है, ट्राइबल लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ तो लूप होल्स, कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे ना बार्टर सिस्टम में। तो वो ड्रॉबैक ये था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था। अब देखो क्या था, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई नीड अ प्लम्बर, मुझे एक प्लम्बर चाहिए अपने घर के लिए, ओके, एंड आई मेक पॉट्स, मैं पॉट्स बनाती हूँ। तो अब मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा, नंबर वन कंडीशन वो एक प्लम्बर हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि उस इंसान को इन एक्सचेंज पॉट्स भी चाहिए हो। अब वन कंडीशन में मुझे प्लम्बर मिल गया, बट उस प्लम्बर को पॉट्स नहीं चाहिए, बट उसको तो एक्सचेंज में अपने बच्चों के लिए बुक्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, मैं इसके साथ बार्टर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज उसके जो नेसेसिटीज है वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रही। अब जो दूसरा यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मुझे अब ऐसा ही प्लम्बर ढूंढना पड़ेगा जिसको नीड है पॉट्स की, ताकि मैं अपने पॉट्स उसे एक्सचेंज कर पाऊँ। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जॉन बेल मेला का। इट्स, हाँ, जॉन बेल मेला यहाँ पे मैंने लिखा भी है। यहाँ पर बार्टर आज भी होता है। ये है कहाँ पर, तो इट इज इन जगी रोड, 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी, एंड इट इज पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव. A big market is organized during the fair and people from various tribal communities exchange their products. तो ये only fair है जहाँ पर barter system आज भी prevalent है। अब यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम की वो ओवरकम हुई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। बट मनी जैसी आज हम मनी देखते हैं ऐसे वाली मनी हमेशा से नहीं थी। ओके, बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी क्या होता था, रेयर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रेयर ऑब्जेक्ट्स मतलब जो कभी कभी मिलते थे, बहुत ही मुश्किल से मिलते थे, उनको यूज किया जाता था, जिनको यूज किया जाता था जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके, अब इन ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं ऑब्सिडाइन, काउरी शेल्स, टाइगर पॉप्स, वेल्स टीथ, डॉग टीथ, स्किन, फर्स, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीजें आ जाती थी जिनकी एक तो रेयर है, नंबर टू इनकी वैल्यू ज्यादा है।
अब यहाँ पर देखो, डू यू नो एक आता है कि जो वर्ड सैलरी है ये आया है एक लैटिन वर्ड सैलरियम से, जिसका मतलब है पेमेंट बाय सॉल्ट। अब देखो उस टाइम पे क्या था, नंबर वन हम मेथड भी कह सकते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस करने का, वेयर एज इसके जो फाइंड्स थे वो रेयर होते थे, इसीलिए सॉल्ट जो था ना वो इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं था। इसीलिए सैलरी जो आया है वो वर्ड सैलेरियम से आया है, जिसका मतलब है पेमेंट बाय सॉल्ट। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ना मैंने नोट्स के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा ब्रेक डाउन किया है। ये कीवर्ड्स हैं, इसको याद करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो नंबर वन क्या था इनिशियली ना, जो ट्रेड थी या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की था, इसीलिए जो ट्रेड थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था टू लोकल मार्केट्स ओनली। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करा गया था टू द लोकल मार्केट्स ओनली। और जो पीपल थे वो स्पेंड करते थे मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज, जैसे कि फूड एंड क्लॉथ्स। मतलब वो ट्रेड वगैरह पर ज्यादा अननेसेसरी चीजों पर ज्यादा स्पेंड नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ जो रिच पीपल थे वो बाय करते थे ज्वेलरी एंड कॉस्टली ड्रेसेस, और इसकी वजह से ही ट्रेड ऑफ लग्जरियस आइटम्स जो है वो शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिल्क रूट डेवलप हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का एक अर्ली एग्जाम्पल है। अब जो ये सिल्क रूट है ना, ये कनेक्ट करता था रोम टू चाइना। ठीक है, रोम टू चाइना। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स थे, सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस जो था ना ये था 6000 किलोमीटर्स था इसका डिस्टेंस। द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, रोमन वूल। तो चाइना का सिल्क, ठीक है, रोम की वूल, जो मतलब यहाँ की इम्पोर्टेंट एंड मोर फेमस चीजें जो यहाँ की थी वो ट्रांसपोर्ट होती थी। वेयर एज और भी जैसे कि प्रीशियस मेटल्स एंड हाई वैल्यूड लाइक थिंग्स, कमोडिटीज जो थी वो होती थी इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। ओके, तो ये सिल्क रूट इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करता था, चाइना टू रोम। तो सिल्क एंड वूल आर द इम्पोर्टेंट कमोडिटीज। फिर उसके बाद क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रोमन एम्पायर की, और इसकी वजह से यूरोप का जो कॉमर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है। कब, 12th एंड 13th सेंचुरी में। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाती है ओशन गोइंग वॉरशिप्स की, एंड वो भी एक रीजन रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरोपियन कॉमर्स। फिर अब इन वॉरशिप्स की वजह से जो यहाँ पर यूरोप है और जो एशिया है उसके बीच की जो ट्रेड होती है वो बढ़ जाती है, एंड इसी ट्रेड की वजह से अमेरिका जो है वो डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, अमेरिका डिस्कवर हो जाता है। फिर 12th-13th सेंचुरी की बात होगी कि जो जब डिसइंटीग्रेशन हुई रोमन एम्पायर की, तो जो यूरोप था वो ऊपर आ गया। अब बात होती है 15th सेंचुरी में। अब 15th सेंचुरी क्या होता है, जो यूरोपियन कॉलोनिज्म है वो शुरू हो जाता है। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, देखो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के साथ एक नई तरह की ट्रेड शुरू होती है, दैट वाज स्लेव ट्रेड। लोगों को बेचा जाने लगा। अब यहाँ पर कौन कौन थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, स्पेनियार्ड्स थे, ब्रिटिश थे। अब ये कैप्चर करते थे अफ्रीका के लोगों को और फोर्सफुली उनको ट्रांसपोर्ट करते थे अमेरिका में। अमेरिका देखो अब न्यू डिस्कवर हुआ था, तो वहां पे प्लांटेशंस के लिए और भी जो चीजें थे उनके लिए अफ्रीकन्स को फोर्सफुली लेके जाया जाता था। फिर यहाँ पर देखो जो ये स्लेव ट्रेड थी ना, ये लुक्रेटिव बिजनेस था वो मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों तक बहुत ही अच्छा बिजनेस ये चला। फिर उसके बाद ये चीजें जरूर ध्यान रखना कि फिर ये अबॉलिश हुआ डेनमार्क में सबसे पहले, 1972 में इसको डेनमार्क में अबॉलिश किया गया। फिर इसको ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में अबॉलिश किया गया इन 1807। देन इन यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया ब्रिटेन के एक साल बाद, दैट इज 1808 में। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि ग्रेन्स, मीट, वूल आल्सो एक्सपैंडेड। अब ये जो मॉनेटरी वैल्यू है वो डिक्लाइन हो जाती है इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो चीजों को मैन्युफैक्चर कर कर ज्यादा रेट्स पर भी बेचा जाता है। आगे चलते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे ना वो इंपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स as raw material and exported value added finished product back to the non industrialized nations. Import मतलब अपने अंदर ला रहे हैं, क्या चीज ला रहे हैं, वो रॉ मटेरियल, एंड इसी रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू
द प्लेस जहां से वो रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी थी डेवलप्ड नेशंस की उस टाइम पर। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में क्या होता है कि जो रीजन्स प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, एंड जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे वो एक दूसरे के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स बन जाते हैं। अब जब इतनी सारी ट्रेड हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंट्रीज ने ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी फर्स्ट टाइम। During the post-war period, organizations like General Agreement for Tariffs and Trade, which later became the World Trade Organization, helped in reducing the tariffs. तो ये यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई, फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी इन टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? अब इसका एक रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल ट्रेड रिजल्ट है स्पेशलाइजेशन का। एक स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट है। स्पेशलाइजेशन किस चीज में? प्रोडक्शन है। ठीक है, अब जो ये ट्रेड है ना बेनिफिट करती है वर्ल्ड इकोनॉमी को। अगर डिफरेंट कंट्री प्रैक्टिस करे स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। अब देखो ये क्या चीज है, यहाँ पर पहले हमने जाना कि जो स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ने राइज करा ट्रेड को। अब अगर स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, और डिविजन ऑफ लेबर हो प्रोडक्शन में एज वेल एज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, तो हर एक कंट्री जो है वो ट्रेड कर सकती है। दस जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। अब ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। अब ये तीनों चीजें हमारे लाइक बेसिस है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आगे हमारे पास आ जाता है transferability of goods and services and in principle should be mutually beneficial to the trading partners, ये हम जान चुके हैं। अब यहाँ बोला गया है कि मॉडर्न टाइम्स में जो ट्रेड है ना is the basis of world's economic organizations and is related to the foreign policy of nations. जनरली बताया गया कि अब ट्रेड की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो बढ़ चुकी है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या ऐसी जरूरत थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हुई? अब ये आप इसके थ्रू ही देख लो। सबसे पहले आ जाता है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। अब हर जगह पर सेम तरह की चीजें तो नहीं मिलती है, तो जिस जगह पर जिस चीज की स्कार्सिटी है, ठीक है, स्कार्सिटी ने लाइक बर्थ दिया डिमांड को बर्थ दिया, तो डिमांड की वजह से फिर यहाँ पर ट्रेड हुई। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर है कि मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेस्ट। Lowlands have greater agricultural potential, mountains attract tourists and promote tourism। तो यहाँ बताया हुआ है कि हर जगह का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो डिफरेंसेस की वजह से जनरली ट्रेड को राइज मिला। फिर आ जाता है मिनरल रिसोर्सेज। अब जो मिनरल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिस जगह पे मिनरल्स नहीं है वो इसको ट्रेड करते हैं। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट की वजह से फ्लोरा एंड फौना इन्फ्लुएंस होती है। कुछ जगह पर बनाना उगाए जाते हैं, वेरास कुछ जगह पर है हमारे कोकोनट्स होते हैं। सो इसकी वजह से ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुई। पॉपुलेशनल फैक्टर्स, सबसे पहले हमारे पास आ गया कल्चरल फैक्टर। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट्स, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, जैसे चाइना में ना फाइनेस्ट पोर्सिलेन्स मिलते हैं एंड ब्रोकेट्स मिलते हैं। कारपेट्स ईरान के फेमस है। अब जो लेदर है, लेदर की बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका का फेमस है, और इंडोनेशियन बाल्टिक क्लॉथ आर प्राइस्ड हैंडीक्राफ्ट्स। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनके कल्चर की वजह से भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमाचल कभी भी विजिट करते हैं सो हम वहां से कैप्स लेकर आते हैं हिमाचल की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें ड्यू टू कल्चर या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस उनको बाय किया जाता है। फिर आ जाता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब जो डेंसली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ना, उनमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होती है, बट लिटिल लाइक इंटरनल ट्रेड ज्यादा होती है बट एक्सटर्नल ट्रेड कम होती है, क्योंकि जो ज्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना वो लोकल मार्केट में ही लग जाता है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पॉपुलेशन का, वो डिटरमाइन करता है डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, because with low standard of living only few people can afford to buy costly imported products। अब बेसिकली यही बताया कि जो बड़ी कंट्रीज है ना
उसमें इंटरनल ट्रेड ज़्यादा होती है क्योंकि सरप्लस बचता नहीं है, सब कुछ अंदर ही ट्रेड हो जाता है। ओके। और दूसरा बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का जहाँ पर हाई है, वहाँ पर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा हो। आगे चलते हैं स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। At different stages of economic development of countries, the nature of items traded undergo changes. अब जो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्रीज है वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, वेराज जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है वहाँ पर मशीनरी को एक्सचेंज किया जाता है। देन आ जाता है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वो बूस्ट कर सकती है ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज में, which lack in capital required for development of mining and oil drilling, heavy engineering, lumbering and plantation agriculture। तो ये लाइक यहाँ पर यही रीजन दिए हुए है कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप करें तो वो इंश्योर करेगा इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टफ, मिनरल, ग्रेट मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट एटसेट्रा। आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट। अब ओल्डर टाइम से ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, बट अब जो हाई वैल्यूड आइटम्स हैं जैसे कि जेम्स, सिल्क, स्पाइसेस, अब ये ट्रेड होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। रीजन इसके है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हुई जैसे कि रेल, ओशन, एयर, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आए, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आई, तो इससे भी जो है ट्रेड बूस्ट हुई। अब हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जनरली 3 है, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड। जो एक्चुअल टनेज है गुड्स की उसका है मतलब वॉल्यूम। अब देखो जो सर्विसेज है ना उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते, देयरफॉर जो टोटल वैल्यू है वो होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड। ओके, टनेज नहीं, वैल्यू, क्योंकि जो हमारी सर्विसेज होती हैं उसको हम इन टनेज नहीं कैलकुलेट कर सकते। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड देखो क्या होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नेचर है गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज, वो चेंजेस उसने अंडरवेंट करे हैं। अब जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की ट्रेड थी ना वो लास्ट सेंचुरी के बिगनिंग में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थी। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने प्रोमिनेंस गेन करी। फिर यहाँ पर क्या चीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बल्क कमांड करता है ग्लोबल ट्रेड की, which include travel, transportation and other commercial services। ओके, अब ये भी अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। आगे यहाँ पे मैं बताया हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल्स हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग आयरन, स्टील्स, केमिकल्स, ऑफिस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग आर मेजर मर्चेंडाइज एज ट्रेड ओवर वर्ल्ड ट्रेड इज। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि क्या वैल्यू है इन सारे ऑब्जेक्ट्स की। आगे हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की, किस डायरेक्शन में ट्रेड की जाती है, ये हम पीछे पढ़कर भी आए हैं। अब देखो यहाँ बताया कि हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो एक्सपोर्ट करती थी वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स, और वो एक्सपोर्ट की जाती थी यूरोपियन कंट्रीज को। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रिवर्सल आ गया, यूरोपियन कंट्री एक्सपोर्ट करने लग गई मैन्युफैक्चर गुड्स एंड एक्सचेंज करने लग गई फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब जो यूरोप्स एंड यूएसए थे ना फिर वो इमर्ज हुए एज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इन द वर्ल्ड। ओके, फिर समय के साथ साथ जापान थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्री बना, और इसी तरह से जो वर्ल्ड ट्रेड के पैटर्न्स है उसने ड्रास्टिक चेंज देखे हैं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अब यूरोप ने अपनी कॉलोनीज को लूज किया, व्हाइल इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड competing with developed countries। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक कंसेप्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड का, इजी कंसेप्ट है। ओके, अब देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ही कंसेप्ट आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब ये जानने से पहले आप अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ लाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना, बाहर इन सेंस फॉरेन कंट्रीज में भेजना। अब जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना ये रिकॉर्ड करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री। अब ये रिकॉर्ड करेगा कि क्या वैल्यू है इंपोर्ट्स की
एज वेल एज क्या वैल्यू है एक्सपोर्ट की। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो वो कंट्री की नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस होगा। देखो क्या यहाँ पे है, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब इम्पोर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, कंट्री जो है वो बाय ज्यादा कर रही है, ज्यादा खरीद रही है। एक्सपोर्ट कम होने का मतलब सेल कम कर रही है। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चीज है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर सेम चीज बोली हुई है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव सीरियस implication for country's economy. A negative balance would mean that countries spend more on buying than selling. ओके, ये सब है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दो तरह की है, बायलेटरल दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल मेनी कंट्रीज के बीच में। एंड मल्टीलेटरल ट्रेड की वजह से कंसेप्ट आया है MFN, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशंस। अब यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड। अब यहाँ पर देखो क्या है, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड, कि हम अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर देंगे कि जो भी कंट्री हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है वो करे, इसको कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। This is done by bringing down trade barriers like traffics. Trade liberalization allows goods and services from everywhere to compete with domestic products and services. अब आगे चलो तो यहाँ पर है, ग्लोबलाइजेशन along with free trade can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field and by imposing conditions which are unfavorable. अब जब डेवलपमेंट हुई ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशंस की, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज थे ना वो ज्यादा तेजी से ट्रांसफर हो गए, ठीक है, देन नेवर बिफोर। बट जो फ्री ट्रेड थी वो सिर्फ और सिर्फ रिच कंट्री को जो फ्री ट्रेड थी ना, शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्री टू एंटर द मार्केट्स। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा कंसर्न है वो ये है कि रिच कंट्रीज तो हमारी मार्केट में एंटर कर रही हैं, बट वो हमें अपने मार्केट में एंटर नहीं करने दे रही हैं। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस थे फ्री ट्रेड के। फिर अब यहाँ पर आ जाता है डम्प्ड गुड्स। अब डंपिंग का मतलब होता है सेल करना कमोडिटीज को दो कंट्रीज में डिफरेंट प्राइस में, ओके, एंड उसका अलग ही कोई रीजन होना, ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन विदाउट एनी रीजन। तो जब फ्री ट्रेड हुई ना तो डंपिंग भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई। अब आगे अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आगे आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट ईयर्स है 1948, 1994 एंड 1995। अब 1948 में क्या होता है, GATT जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड को सेटअप किया जाता है। 1994 में ये नीड रियलाइज की जाती है कि हमें एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए, एंड 1995 में फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया जाता है। तो एक बेसिक आउटलाइन थी, अब इसको हम अच्छे से नीट पढ़ लेते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो 1948 में लिबरलाइज करना चाहते थे हम वर्ल्ड को फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। दो रीजन थे, हाई टैरिफ्स एंड और जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो। तो इसकी वजह से जो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड है उसको फॉर्मुलेट किया गया इन 1994, एंड ये डिसाइड किया गया उसके मेंबर से कि जो कंट्रीज हैं वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगी फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स नेशन। तो इसीलिए जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए, तो इसको ट्रांसफॉर्म किया गया ऑन 1 जनवरी 1995 इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ये सेट करती है रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशंस। और अब ये कवर करती है ट्रेड एंड सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर इश्यूज सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स। अब इसको क्रिटिसाइज भी किया है। ये माना जाता है कि जो लोग वरिड है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। सो ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो फ्री ट्रेड है वो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को ज्यादा प्रॉस्परस नहीं बना रही है, और वो वाइड कर रही है gulf between rich and poor by making rich countries more rich
और ये हुआ है बिकॉज इन्फ्लुएंशियल नेशंस जो हैं वो WTO में है। अब फोकस ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट में जो इंडस्ट्रियल नेशंस अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। मोर ओवर ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अभी अपना मार्केट को पूरी तरह से ओपन ही नहीं किया है। ओके और आर्ग्यू किया जाता है कि इश्यूज जैसे कि हेल्थ, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर्स, एनवायरमेंट ये इग्नोर हो रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, जिसकी हेडक्वार्टर्स है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 149 कंट्रीज मेंबर थी 2005 तक। नाउ इट्स योर टास्क, आप जाके सर्च कीजिए दैट एट प्रेजेंट कितनी कंट्रीज WTO में है, और इंडिया भी इसका फाउंडर मेंबर था WTO का। अब रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं? अब ये कंट्रीज के बीच में ट्रेड को ज्यादा प्रेवलेंट बनाने के लिए ये ब्लॉक्स को इस्टेब्लिश किया गया था। यू कैन हैव अ रीड। बोर्ड्स के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर CUET बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे पास आ जाते हैं कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब कंसर्न्स ये होते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डिटर्मिनल टू नेशंस ऑफ इट्स लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अब देखो ट्रेड की वजह से ना डिपेंडेंस काफी हो गई है। अब कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड कर रही हैं। दूसरी चीज अनइवन लेवल है डेवलपमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कमर्शियल राइवलरीज हो रही हैं, ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट कर रही है बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। अब देखो इसमें सारे कंसर्न्स आप पढ़ोगे एंड पढ़कर एक आउटकम ड्रॉ होगा कि अगर हम इस फैक्ट को भी कंसीडर करें कि ट्रेड बेनिफिशियल है, बट स्टिल इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके तो इसके डिसएडवांटेजेस अगर आपको आ जाते हैं आंसर राइटिंग में, देन वो आंसर इस पैराग्राफ से आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के गेटवेज हैं पोर्ट्स। अब देखो सबसे ज्यादा चीफ गेटवेज माना जाता है हार्बर्स और पोर्ट्स को। अब जो कार्गोज हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर ट्रेड कर पास करते हैं थ्रू दीज पोर्ट्स। अब देखो जो ये पोर्ट्स है ना, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि डॉकिंग की, लोडिंग की एंड अनलोडिंग की, वेराज ये स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो पोर्ट अथॉरिटीज है वो अरेंजमेंट्स बनाती हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेविगेबल चैनल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टग्स एंड बार्जेस, प्रोवाइडिंग लेबर एंड मार्जिनल सर्विसेज। तो इसमें काफी सारे काम है जो ये मतलब हमारी अथॉरिटीज है वो भी करती हैं। आगे चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास है इनलैंड पोर्ट्स। इसकी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो सी कोस्ट है उससे दूर होते हैं, फ्लैट शिप्स एज वेल एज बार्जेस के लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल अगर इसका दें तो कोलकाता इज लोकेटेड ऑन रिवर हुगली, अ ब्रांच ऑफ रिवर गंगा। अब देखो स्पेशली फॉर दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ जिसमें हेडिंग्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन होती है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक एग्जाम्पल तो हर एक कैटेगरी का याद होना ही चाहिए। आउटपोर्ट्स की बात करें तो डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं, बिल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स, ठीक है। पेरेंट पोर्ट्स की तरह सर्व करते हैं बाय रिसीविंग दो शिप्स व्हिच आर अनएबल टू अप्रोच देम ड्यू टू लार्ज साइज। तो एज अ पेरेंट पोर्ट ये सर्व करते हैं। एग्जाम्पल दे तो एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पियास इन ग्रीस। पिरायस इन ग्रीस है उसका आउटपुट। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। पहले हमने पढ़ा कार्गो हैंडल, अब है फंक्शन। ऑयल पोर्ट्स डील विद द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। अब यहाँ पे माराकाइबो वेनेजुला, इश्क हेरात तुनिशिया, त्रिपोली लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स एंड अबादान ऑन गल्फ ऑफ पर्शिया इज रिफाइनरी पोर्ट। अब देखो इसका एक एग्जांपल है रिफाइनरी पोर्ट का, तो एग्जांपल MCQ में पूछा जा सकता है। पोर्ट ऑफ कॉल। अब जो ये वाला है ना, ये ओरिजिनली डेवलप होते हैं कॉलिंग पोर्ट्स ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप यूज्ड टू एंकर फॉर refueling, watering and taking food items. Later on they developed into commercial ports. Aden, Honolulu and Singapore are good examples. आगे आ जाते हैं पैकेट स्टेशंस। These are also known as ferry ports. याद रखना। अब जो ये पैकेट स्टेशंस हैं ये कंसर्न होते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज, कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। और जो स्टेशंस है ना वो पेयर में लोकेट होते हैं, जैसे कि डोवर इन इंग्लैंड, कैलिस इन फ्रांस अक्रॉस इंग्लिश टन। एंटर पोर्ट्स, अब ये होते हैं कलेक्शन सेंटर्स वेयर गुड्स आर बॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज
फॉर एक्सपोर्ट। सिंगापुर जो है वो एक एंटर पोर्ट है एशिया का, रोटरडैम यूरोप का, कॉर्फिगन है बाल्टिक रीजन का। नेवल पोर्ट्स जो है ये इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कि ये पोर्ट्स वॉरशिप्स को सर्व करते हैं and have repair workers for workshops for them. Kochi and Karwar are example of such ports in India. So that's it for this chapter. I hope you like this video. So please like, share, subscribe. Thank you so much.